बहुत समय पहले की बात है। एक राजा हुआ करता था जिसका नाम राजा वीरसेन था। राजा न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ था, लेकिन एक बात हमेशा उसे भीतर से तोड़ती थी, उसके कोई संतान नहीं थी। राजा ने कई वर्षों तक संतान प्राप्ति के लिए तप, व्रत और यज्ञ करवाए। पंडितों की सलाह पर राजा ने 7 शादियां कर ली, लेकिन फिर भी उसे संतान सुख नहीं मिला। एक दिन राजा दरबार में बहुत उदास बैठा था। उसे देखकर मंत्री ने पूछा, महाराज, आज आप इतने चिंतित क्यों हैं? कुछ विशेष बात है क्या? राजा ने पहले टालते हुए कहा, नहीं मंत्री जी, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन मंत्री बार बार पूछता रहा। आखिरकार राजा का मन भर आया और उसने गहरी सांस लेकर कहा, मंत्री जी, बात यह है कि बड़ी रानी ने कहा है कि जिसके संतान न हो वह व्यक्ति पापी और अभागा होता है। मैंने तो 7 विवाह कर लिए मंत्री जी, फिर भी औलाद न हुई। निश्चित ही मैं कोई बड़ा पापी हूं। अब मेरा मन इस राजपाट में नहीं लगता। अगर आगे भी ऐसा ही चलता रहा तो मैं ये राज्य छोड़कर जंगल में तपस्या के लिए चला जाऊंगा। आप यह सारा राज्य संभाल लेना। राजा की बात सुनकर मंत्री की आंखें भर आईं। महाराज, कृपया ऐसा मत कहिए। आप दिल छोटा न करें। हम दूर दूर के बड़े से बड़े पंडितों और ज्योतिषियों को बुलाएंगे। कोई न कोई उपाय अवश्य निकलेगा। मंत्री जी, मैं इन पंडितों और ज्योतिषियों के चक्कर में अब तक पिस चुका हूं। उन्होंने ही तो मुझे 7 बार विवाह करवा दिया, और देखिए परिणाम क्या हुआ। महाराज, एक बार आप चलकर मेरे साथ चलिए। मैं आपको एक ऐसे साधु बाबा से मिलवाना चाहता हूं जो बहुत ज्ञानी हैं। लोग कहते हैं कि वो भविष्य भी देख लेते हैं। शायद आपके मन की शंका का समाधान वहीं मिल जाए। ठीक है, चलो। अगर मेरे भाग्य में संतान नहीं है तो कम से कम यह जान लूं कि क्यों नहीं है। अगली सुबह मंत्री राजा को लेकर जंगल की ओर एक कुटिया में पहुंचा। वहां एक वृद्ध साधु ध्यान मग्न अवस्था में बैठे थे। बाबा, मैं इस राज्य का राजा हूं, लेकिन आज एक आम इंसान बनकर आपके पास आया हूं। मेरे जीवन की सबसे बड़ी चिंता यही है, क्या मेरे भाग्य में संतान का सुख लिखा है? साधु बाबा ने धीरे धीरे आंखें खोली और राजा को कुछ क्षणों तक ध्यान से देखा। फिर बोले, राजन, समय के गर्भ में बहुत कुछ छिपा होता है, लेकिन जो तुम जानना चाहते हो उसका उत्तर मैं दे सकता हूं। देखो राजन, आने वाले 1 साल में तुम्हारे घर एक लड़के का जन्म होगा। ये मेरी बात बिल्कुल अटल है। 1 साल से ज्यादा 1 दिन भी ऊपर नहीं जाएगा। पर क्या बाबा जी? राजन, जिस दिन तुम्हारे घर पुत्र का जन्म होगा, उसी दिन तुम्हारे राज्य में जितने भी नवजात बालक होंगे, उन्हें उनकी माताओं के साथ तुम्हारे पुत्र के साथ एक गुफा में रखा जाएगा। वहीं उनका पालन पोषण होगा। सभी का लालन पालन राजकुमार की तरह ही किया जाएगा। जो भी विद्याएं दी जाएंगी वे सबको समान रूप से दी जाएंगी। ठीक है बाबा जी। 1 वर्ष बीतते ही सबसे बड़ी रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। राजा खुशी से झूम उठा। उन्होंने तुरंत अपने सिपाहियों को राज दरबार में बुलाया और आदेश दिया, सैनिकों, जाइए और पता लगाइए कि आज हमारे राज्य में कुल कितने बालकों ने जन्म लिया है। फिर सिपाही नगर में सब पता लगा कर आए। दरबार में पहुँचे और कहने लगे, महाराज, हमने पता कर लिया, आज हमारे नगर में 3 और बच्चों ने जन्म लिया है। जाओ, उन बच्चों और उनकी माताओं को यहाँ ले आओ। और जैसे ही महात्मा जी ने बताया था, वैसे ही फिर सभी 4 बच्चों और उनकी माताओं को गुफा पर भेज दिया गया और साधु बाबा ने उनके लिए प्रार्थना की। समय बीतता गया। जब 4 लड़के जवान हो गए तो उन्हें गुफा से बाहर निकाला गया। राजा ने उन्हें देखकर बहुत दान पुण्य किया। 4 बिल्कुल राजकुमार जैसे लग रहे थे। फिर वे अपने अपने घरों की ओर लौटे। वो 4 जन्म से ही साथ बड़े हुए थे, इसलिए अब भी वो हमेशा एक साथ ही रहते थे। जहाँ भी जाते एक साथ ही जाते, शिकार पर जाते थे तब भी साथ ही जाते थे। ये सब देखकर मंत्री अंदर ही अंदर जलने लगा। वो सोचता कि
महाराज का बेटा उन तीनों से बहुत स्नेह करता है। मेरे बेटे को तो ये आगे मंत्री नहीं रखेंगे। एक दिन मंत्री ने अपने बेटे से कहा, बेटा, तुम भी महाराज के बेटे के साथ रहा करो। वो जहाँ भी जाते हैं उनके साथ ही जाया करो। तुम्हें महाराज के बेटे से दोस्ती करनी पड़ेगी, फिर ही तुम राजकुमार के वजीर बनोगे। ठीक है पिताजी। मंत्री के कहने पर उसका बेटा राजकुमार के पास जाने लगा। उसने जाना तो शुरू कर दिया, पर राजकुमार और उसके तीनों साथी उसे आपस में घुलने मिलने न दिया करते। उसे हर बार नजरअंदाज ही करते। ऐसे ही कई दिन निकल गए। एक दिन बातों बातों में राजकुमार ने मंत्री के बेटे से कहा, तुम क्यों अपना दिमाग लगाते रहते हो? बिना बात के हमारे बीच आ जाते हो। इतना सुनकर मंत्री के बेटे को ये बात चुभ गई और वो वापस अपने घर चला गया। शाम को जब मंत्री आया तो मंत्री का बेटा उदास बैठा था। उसे उदास देखकर मंत्री ने पूछा, बेटा, तुम आज उदास क्यों बैठे हो? पिताजी, मैं इसलिए उदास हूँ क्योंकि राजकुमार मुझे अच्छा नहीं समझता, मुझे अपने साथ नहीं रखना चाहता, न मुझसे अच्छे से बात करता है और बोलता है कि तुम हमारे बीच क्यों आ फंसे हो। तुम चिंता मत करो, इसका भी हल है मेरे पास। अगले दिन सुबह जब दरबार लगा तो मंत्री ने महाराज से कहा, महाराज, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलिए मंत्री जी, क्या कहना है? महाराज, राजकुमार जो है वो इस गद्दी के काबिल नहीं है। वो इस राज्य को नहीं संभालेगा। क्यों मंत्री जी, ऐसा क्यों बोल रहे हो? महाराज, राजकुमार जैसे लोगों के साथ रहेगा उसका दिमाग भी वैसा ही हो जाएगा। इसके जो 3 दोस्त हैं, राजकुमार को उन्हें छोड़ना होगा। राजकुमार को उनसे दूर रखो। उसे बुद्धिमान लड़कों के साथ ही रहना चाहिए, जैसे मेरा बेटा है। महाराज। अगले दिन महाराज ने राजकुमार से कहा, बेटा, तुम उन तीनों लड़कों के साथ दोस्ती तोड़ दो। तुम्हें दोस्ती करनी ही है तो हमारे राज्य में जो 2-2 मंत्री हैं, उनके जो बेटे हैं, जो और बुद्धिमान लोग हैं, उनसे दोस्ती रखो। उनके साथ शिकार पर जाया करो, पर उन तीनों से नाता तोड़ लो। राजकुमार ने कोई जवाब नहीं दिया। दिन बीतते गए, फिर हफ्ते, और देखते ही देखते कई महीने गुजर गए। राजा बार बार उसे रोकने की कोशिश करते, समझाते, लेकिन राजकुमार पर उन बातों का कोई असर नहीं होता। तभी एक दिन मंत्री ने धीरे से आकर कहा, महाराज, आप उसे समझाते क्यों नहीं? मंत्री जी, मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की। वो मेरी बात नहीं मान रहा, उनसे दोस्ती नहीं तोड़ रहा। महाराज, अब समय आ गया है सख्ती का। आप ऐसा कीजिए, उसे कहिए कि या तो वह अपने उन तीनों दोस्तों से नाता तोड़ ले, या फिर आप उसे अकेले को 14 साल का वनवास देंगे। ठीक है। महाराज ने अपने किले के दरवाजे की दीवार पर ये लिखवा दिया, राजकुमार को 14 साल का वनवास है। अगर वह नहीं जाना चाहता तो अपने तीनों दोस्तों से दोस्ती तोड़ दे। राजकुमार और उसके तीनों दोस्त शिकार से लौटे और वो सब अपने अपने घर में चले गए। राजकुमार जब किले के दरवाजे के पास पहुंचा और उसने वो लिखा हुआ पढ़ा, उसे देखते ही उसने अपना घोड़ा वहां से घुमा लिया और अपने पहले दोस्त, जिसका घर पहले आता था, उसके पास पहुंचा और उससे बोला, देखो दोस्त, मैं तुम्हें आखिरी बार मिलने आया हूँ। क्यों दोस्त, क्या बात हो गई? ऐसा क्यों बोल रहे हो? देखो दोस्त, मेरे पिताजी ने मुझे 14 साल का वनवास दे दिया है। अब मुझे जाना पड़ेगा। अरे मेरे भाई, अगर तुम वनवास के लिए जाओगे तो मैं यहाँ रहकर क्या करूंगा? चलो भाई, मैं भी तुम्हारे साथ ही चलूंगा। इसके बाद राजकुमार और उसका पहला दोस्त दूसरे दोस्त से मिलने उसके घर गए। उसका दोस्त उनको देखकर बोला, अरे क्या बात हो गई, तुम दोनों फिर लौट आए? मेरे पिता ने किले की दीवार पर साफ लिखवा दिया है कि मुझे 14 साल का वनवास मिलेगा। शायद आज के बाद तुमसे कभी मिल भी ना पाऊं, इसलिए सोचा कम से कम एक बार मिल लूं। क्या पता अगली मुलाकात हो भी या नहीं। अच्छा ये बात है, तो चलो ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। मैं यहाँ रहकर क्या करूँगा?
इसके बाद वो तीनों अगले दोस्त के पास गए। उसने भी वही कहा। अगर तुम लोग बनवास जा रहे हो तो मैं भी साथ चलूंगा। मैं भी यहीं रहकर क्या करूंगा। अब चारों दोस्त एक साथ चल पड़े, चलते रहे और अपने राज्य से निकलकर दूसरे राज्य में प्रवेश कर गए। जब वो वहाँ एक जंगल में से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक बुजुर्ग आदमी झुका हुआ नीचे गर्दन झुकाए कुछ ढूंढ रहा था, पर वहाँ दिखाई तो कुछ भी नहीं दे रहा था। ये देखकर उनके पास जाकर राजकुमार ने पूछा, बाबा, आप क्या ढूंढ रहे हैं? मेरी गाय खोए हुए अब 12 साल हो गए हैं। आज पहली बार उसके पैरों के निशान दिखाई दिए हैं। बस अब उसी की तलाश में निकला हूँ। यहीं से आगे जाऊंगा, शायद अब वो मिल ही जाए। अरे भाई, ये तो निशान ढूंढने वाला बाबा है। क्या मैं इसके पास रहकर ना ये निशान ढूंढने वाला काम सीख लूं? ठीक है, अगर तुम ये काम सीखना चाहते हो तो बाबा के साथ ही रहो। बाबा, क्या आप मुझे ये काम सिखा सकते हैं? क्यों नहीं बेटा, आ जाओ मेरे साथ। इस काम का गुण अपने साथ लेकर मर गया तो पाप होगा। अगर तुम इसे सीख लोगे तो मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। वो दोस्त वहीं रुक गया और बाकी के दोस्त आगे चल पड़े। जब वो आगे गए तो उन्होंने देखा कि एक पंडित कुएं के पास खड़ा था और पास में एक पानी का बर्तन रखा हुआ था और वो कुछ मंत्र पढ़ रहा था जिससे कुएं का पानी घूम रहा था। उन्होंने पंडित जी से पूछा, पंडित जी, ये आप कैसे कर लेते हैं? हाँ बेटा, मुझे बहुत से ऐसे मंत्र आते हैं और मैं बहुत से चमत्कार कर सकता हूँ। पंडित जी, क्या आप मुझे ये सब सिखा सकते हैं? क्यों नहीं बेटा, जरूर तुम सीख सकते हो। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, आ जाओ। इसके बाद एक दोस्त वहां रुक गया और बाकी दोनों दोस्त आगे चल पड़े। जब वो आगे गए तो आगे एक लकड़ी का कारखाना था। राजकुमार का तीसरा दोस्त बोला, अरे भाई, मैं यहाँ रहकर लकड़ी का काम न सीख लूं? ठीक है, सीख लो। राजकुमार ने बढ़ई से बात की और उसे वहां काम सीखने पर रखवा दिया। अब राजकुमार अकेला रह गया। वो अपने घोड़े पर बैठकर चलता रहा। आगे जंगल आ गया, शाम हो गई। राजकुमार थक गया था तो एक बड़े से पेड़ के पास घोड़ा बांधा और खुद पेड़ पर चढ़ गया, ये सोचकर कि नीचे कोई जानवर या सांप न मार दे। जब उसे ऊपर बैठे बैठे कुछ ही समय हुआ था, तभी वहां एक बिल से सांप निकला। उसके सिर पर एक मणि थी जिसका प्रकाश बहुत दूर तक फैल रहा था। उसने मणि को वहीं फेंक दिया और वहां टहलने लगा। राजकुमार यह सब ऊपर बैठा बैठा देख रहा था। जब दिन निकलने लगा तो सांप ने मणि उठाई और पानी में चला गया। राजकुमार पेड़ से उतरा और अपने घोड़े पर बैठकर अगले राज्य की ओर निकल पड़ा। वहां पहुंचते पहुंचते उसे शाम हो गई। उस शहर में जाकर राजकुमार एक दाने भूनने वाली औरत के पास गया। उसने अपने पास राख का ढेर लगाया हुआ था। माता, आप मुझे राख की 3 बोरियां दे दो, रुपए चाहे जितने भी ले लो। माता ने उसे देखा और सोचने लगी कि ये तो कोई राजकुमार लगता है। अरे बेटा, अब तुमसे राख के भी पैसे लूं? तुम्हें जितनी राख चाहिए उतनी ले जाओ बेटा। वैसे भी ये मेरे किसी काम की नहीं है। राजकुमार ने 3 बोरियां राख की भर ली और अपने घोड़े पर रख ली और वह वापस उसी जगह पर आ गया जहां पर उसने सांप को देखा था। वहां आकर उसने एक जगह राख बिछा दी जहां पर सांप ने अपनी मणि फेंकी थी और अपने घोड़े को एक तरफ छुपाकर बांध दिया और खुद पेड़ पर चढ़ गया। जब सांप निकला और उसने अपनी मणि फेंकी, वह सीधी उस राख में चली गई और गुम हो गई, जिसकी वजह से जो उस मणि का प्रकाश होना था वह न हो पाया। सांप ने गुस्से में आकर तालाब की सीढ़ियों पर फन मार मार कर अपनी जान ले ली। जब दिन निकलने लगा तो राजकुमार नीचे आया और राख में से मणि ढूंढकर उसे उठा लिया। उसे पानी से धोया और फिर पानी के अंदर सीढ़ियों में से नीचे उतर गया। नीचे जाकर राजकुमार को एक दरवाजा दिखाई दिया।
राजकुमार उसके अंदर चला गया। वहां जाकर उसने देखा बहुत सुंदर बाग था। वह आगे गया, वहां एक छोटा सा महल था। जब वह अंदर गया तो देखा वहां एक बहुत सुंदर रानी बैठी हुई थी। राजकुमार को देखकर रानी हंसने लगी और फिर रोने लगी। राजकुमार ने उससे पूछा, मुझे ये बताओ, पहले तुम मुझे देखकर हंस पड़ी और फिर रोने लगी, इसका कारण बताओ। इसका कारण ये है कि यह महल एक नाग का है, जो इच्छाधारी नाग है। मैं एक राजा की बेटी हूँ। वह मुझे बचपन में उठा लाया था। अब मैं जवान हो गई हूँ। मैं इसलिए हंसी थी क्योंकि मैंने अपने जैसा इंसान कभी नहीं देखा, और मैं इसलिए रोई कि वह नाग बहुत खतरनाक है। वह एक ही फन से तुम्हें भस्म कर सकता है। तुम चिंता मत करो, उसका तो मैं काम तमाम कर आया हूँ। ये देखो मणि। मणि देखकर रानी को भरोसा हो गया कि ये सच में उसे मार आया है, और दूसरा, ये मणि के बिना न कोई बाहर जा सकता है और न ही अंदर आ सकता है। मैं भी राजकुमार हूँ। मैं भी रात गुजारने के लिए पेड़ पर चढ़ा था। इसके बाद सारी कहानी राजकुमार ने रानी को बताई। सारी बात सुनने के बाद रानी बोली, अब बताओ, भूख लगी होगी आपको, क्या खाओगे? जैसी आपकी मर्जी हो, जो भी खिला दे। महाराज, ये मणि से हम कोई भी खाना मंगवा सकते हैं, और जो आपके पास है उससे हम अंदर बाहर आ जा सकते हैं। इसके बाद रानी ने खाना मंगवाया और दोनों ने खा लिया। फिर राजकुमार वहीं रहने लग गया। कभी कभी वो दोनों बाहर आया करते थे, पेड़ के पास बैठते कुछ समय और फिर वापस अंदर चले जाते। एक दिन उस राज्य का राजा अपने सेनापति के साथ शिकार पर निकला था। जंगल के रास्ते से गुजरते हुए जब प्यास लगी तो दोनों पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगे। सेनापति का घोड़ा आगे आगे था और उसके टापों की गूंज पूरे जंगल में फैल रही थी। उसी समय पेड़ के पास बैठे रानी और राजकुमार को किसी के आने की आहट सुनाई दी। राजकुमार तुरंत चौकन्ना हुआ और फुसफुसाया, कोई आ रहा है, जल्दी अंदर चलो। दोनों हड़बड़ी में नीचे उतरकर पानी में चले गए, लेकिन जाते जाते रानी की एक पायल उसके पैर से निकलकर वहीं रह गई। जब सेनापति ने उसे देखा तो तुरंत उसे उठाकर छुपा लिया। फिर उन्होंने पानी पिया और फिर अपने शहर चले गए। सेनापति वह एक पैर की पायल महल में लेकर आया और रानी को दे दी। रानी ने उसे देखा, वो बहुत खुश हो गई और उसे एक पैर में पहनकर महल में इधर उधर घूमने लगी। उन्हें इस तरह घूमते देख एक दासी चौंक गई और बोली, रानी साहिबा, पहनना है तो दोनों पैरों में पहनो, ऐसे अधूरी पायल अजीब लगती है। यह सुनकर रानी चुपचाप जाकर उस कमरे में बैठ गई जहां वो अक्सर नाराज होकर बैठती थीं। थोड़ी देर बाद राजा वहां आया। उसने रानी को वहां बैठा देखा और पूछा, क्या बात है, तुम यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? मैं ऐसे ही नहीं बैठी हूँ, कोई बात है? क्या हुआ, बताओ तो सही। मुझे इस पायल का दूसरा जोड़ा भी चाहिए। ये पायल तुम्हारे पास आई कहाँ से? इसे सेनापति लेकर आया है, जंगल से। राजा कुछ सोचने लगा, मन ही मन बड़बड़ाया, ये सेनापति भी ना एक पायल लाकर नया झमेला खड़ा कर दिया। अब इसकी जोड़ी कहाँ से लाऊं? राजा ने बहुत मुश्किल से रात निकाली। अगले दिन सुबह जब दरबार लगा, सेनापति आया तो राजा गुस्से में उसे बोला, वो एक पायल तुम कहाँ से लाए हो? सारी रात मुझे सुल्ली पर चढ़ा रखा है उस एक पायल ने। जा तो उसके साथ की दूसरी पायल भी लाकर दो, नहीं तो तुम्हें फांसी पर चढ़ा दूंगा। महाराज, मुझे कुछ समय तो दे दीजिए। बोलो, कितना समय चाहिए तुम्हें? महाराज, मुझे कम से कम 6 महीने का समय चाहिए। ठीक है। मंत्री ने सोचा, 6 महीने में काम बन गया तो ठीक, नहीं तो किसी दूसरे राज्य में भाग चलेंगे। सेनापति ने अपने शहर से एक चतुर औरत को बुलाया और उसे बताया, मुझे इस एक पायल के साथ की दूसरी पायल भी चाहिए। सेनापति जी, मुझे ये बताओ कि आपको ये एक पायल कहाँ से मिली थी? मुझे ये पायल जंगल के किनारे एक तालाब के पास से मिली थी। ठीक है,
फिर आप ऐसा करो, मुझे 2 सैनिक दे दो, ये काम हो जाएगा। सेनापति ने 2 सैनिकों का इंतजाम कर दिया। वो उन्हें लेकर वहीं पहुंची और उन्हें थोड़ी थोड़ी दूरी पर छिपकर नजर रखने को कहा और खुद भी छिप गई। जब राजकुमार और रानी हमेशा की तरह बाहर घूमने निकले तो उस औरत ने उन्हें देख लिया और सारी बात समझ गई। वो औरत धीरे धीरे उनके पास चली गई। उसे अपने पास देखकर दोनों चौंक गए। बेटी डरो मत, मैं तो तुम्हारी मौसी हूँ। मौसी? कौन सी मौसी? मेरी तो कोई मौसी ही नहीं है। ऐसा क्यों बोलती हो बेटी, मैं तुम्हारी मौसी ही हूँ। पर रानी ने उसकी एक न सुनी। फिर राजकुमार बोला, ठीक है मौसी जी, कोई बात नहीं, आप भी हमारे साथ ही रहो। वो औरत तो चाहती ही यही थी। जब वो औरत उनके साथ 1 हफ्ता रही तो उनमें ही घुल मिल गई। फिर एक दिन उसने रानी से कहा, बेटी तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बहुत मीठे मीठे अंगूर दिखाकर लाती हूँ। चलो मौसी जी। इतना बोलकर वो औरत रानी को बाहर ले आई और जब वो वहाँ से थोड़ा दूर चले गए और कोई अंगूर का पेड़ न दिखा तो औरत चिल्लाई, आ जाओ। दोनों सैनिक वहाँ आ गए और रानी को पकड़कर महल ले गए। महाराज, आपको तो पायल का दूसरा जोड़ा ही चाहिए था, पर मैं तो उसे पहनने वाली को ही उठा लाई हूँ। अब जो मणि थी वो उस औरत के पास ही रह गई जिस मणि से पानी के अंदर और बाहर जाया जा सकता था। फिर रानी राज दरबार में बोली, महाराज, जब तक मेरे कपड़े फट नहीं जाते तब तक मैं किसी से भी शादी नहीं करूंगी। और दूसरा, जो मुझे आप बीती और जग बीती सुनाया करेगा उसे मैं इनाम में 1 सोने का सिक्का दिया करूंगी। राजा ने उसकी बात मान ली और महल के बाहर लिखवा कर लगवा दिया। अब जो राजकुमार था वो खाना पीना तो खा लेता था पर मणि के बिना बाहर नहीं आ सकता था। उधर उसका पहला दोस्त जिसने पैरों के निशान ढूंढने का काम सीखा था, उसे सपना आया कि उसका राजकुमार दोस्त किसी मुसीबत में फंस गया है। वो दूसरे दिन ही अपने दूसरे दोस्त के पास गया जो पंडित जी से मंत्र सीख रहा था और उसे अपने सपने के बारे में बताया। फिर वो दोनों लकड़ी का काम सीखने वाले दोस्त के पास गए और उसे सब बताया और उसे भी साथ लेकर राजकुमार की तलाश में निकल पड़े। पहले दोस्त ने राजकुमार के निशान पकड़ लिए और वे सीधे उस तालाब के पास पहुंच गए। वहां से फिर वे शहर की ओर निकल पड़े। शहर में वे सबसे पहले दाने भूनने वाली वृद्धा की भट्टी तक पहुँचे। वहां से घूमते हुए निशान उन्हें फिर उसी तालाब के पास ले गए पर वहां उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वे फिर वापस शहर की ओर चल पड़े और तब तक वह वृद्ध महिला भी वहां आ पहुंची। फिर वे उससे पूछने लगे, माता, यहाँ कुछ समय पहले घोड़े पर बैठकर कोई राजकुमार भी आया था क्या? हाँ बेटा, आया तो था, पर वो आया सिर्फ 1 दिन ही था और वो मुझसे 3 बोरियां और राख लेकर गया था। अब उन तीनों दोस्तों को यह समझ में आ गया कि राजकुमार यहीं से राख लेकर गया था और वह कहीं दूर नहीं गया बल्कि यहीं है, उसी तालाब के पास। जब वो आगे बढ़े तो उन्होंने महल के बाहर लिखा हुआ देखा, जो आप बीती और जग बीती सुनाएगा उसे 1 सोने का सिक्का इनाम दिया जाएगा। ये देखकर उन्होंने वहां खड़े एक सैनिक से कहा, हम कुछ सुना सकते हैं? सैनिक ने जाकर रानी को सूचना दी। महारानी जी, 3 युवक आए हैं और कहते हैं कि वे कुछ सुनाना चाहते हैं। उन्हें मेरे पास ले आओ। तीनों युवक अंदर पहुंचे। रानी ने उन्हें देखकर पूछा, सुनाओ, क्या सुनाना चाहते हो? हम अपने बचपन से लेकर अब तक की पूरी कहानी सुनाएंगे। राजकुमार के जन्म से लेकर उसके लापता होने और तालाब के किनारे उसके पैरों के निशान मिलने तक की पूरी कथा। तीनों ने मिलकर सब कुछ विस्तार से रानी को सुना दिया। तुम्हारा दोस्त उसी तालाब के अंदर है। फिर उसने सारी सच्चाई उन्हें बता दी। अब वो मणि एक चतुर औरत के पास थी। तीनों दोस्तों ने उस औरत के बारे में पता किया तो मालूम हुआ उसका एक ही बेटा था जो सालों पहले परदेस गया और अब तक लौटा नहीं।
दूसरे दिन पंडित दोस्त उसके घर पहुंचा और आवाज लगाई, हथेली दिखाओ, जन्मपत्री बनवाओ। आवाज सुनकर औरत बाहर आई। पंडित जी, मेरे बेटे को गए कई साल हो गए हैं। क्या आप बता सकते हैं कि वह कब लौटेगा? माता, आपका बेटा कल आएगा जब बहुत अंधेरा हो जाएगा। आपके बेटे को बहुत सारी चोटें लगी हुई हैं। आपके बेटे से पूरा बोला नहीं जाता है। वो थोड़ा तोतली आवाज में बोलता है। वो पूरी बात धीरे धीरे समझाता है और उसके सारे शरीर पर पट्टियां बंधी हुई हैं। वो घोड़े पर आएगा और उसके पास बहुत सारे पैसे होंगे। उसके पीछे उसका एक और दोस्त आएगा, वो बाद में आएगा। वो जाकर उसे लेकर भी आएगा। पैसे वो आपको देकर जाएगा। औरत बहुत खुश हुई। अगले दिन पैरों के निशान पहचानने वाला दोस्त एक घोड़ा लेकर आया। उसने अपने शरीर पर पट्टियां बांध लीं और घोड़े पर बोरियों में पत्थर भरकर लाद दिए। रात को उसने जाकर उस औरत का दरवाजा खटखटाया। वो औरत बाहर आई और उसे देखकर बहुत खुश हुई कि उसका बेटा इतने सालों बाद आ गया है। फिर उसे अंदर ले गई और बोली, बेटा, तुम भूखे होगे, मैं खाना बनाती हूँ। माँ, खाना तो खा ही लेंगे, पर मुझे आंधेले से बहुत डर लगता है। वहाँ तो मेरे पास मणि थी, उसी की रोशनी में सब कुछ कर लेता था, लेकिन वो मणि मैं वही भूल आया। ये सुनकर माँ मुस्कुराई, जैसे उसे कोई पुरानी बात याद आ गई हो। रुको बेटा, मेरे पास भी एक मणि है। फिर उसने एक छोटी सी मणि उसके पास रख दी। वो दोस्त बहुत चालाकी से मुस्कुराया और बोला, माँ, मेरा एक दोस्त बाहर खड़ा होगा, वो मेरा धाम का भैया है। मेरे पैसे भी उसी के पास हैं। इस दुनिया में उसका कोई नहीं है। मैं उसे अभी लेकर आता हूँ। ठीक है बेटा, उसे भी ले आओ। फिर वो दोस्त चुपचाप मणि उठाकर बाहर निकला, घोड़े पर चढ़ा और वहाँ से भाग निकला। अगले दिन जाकर उन्होंने रानी को बता दिया कि हम मणि ले आए हैं। अब आप राजा से कोई ऐसा बहाना बनाओ कि यहाँ से निकलने का इंतजाम हो जाए। ठीक है। फिर जिसने लकड़ी का काम सीखा था, वो दोस्त बोला, मैं आपको एक तरकीब बताता हूँ। उसके बाद रानी ने वैसा ही किया। रानी ने राजा से कहा, मेरा तो कोई है ही नहीं जो मुझे लेने आए। मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। मैं अपना जीवन ऐसे ही नहीं बिताऊंगी। हमारे यहाँ एक रिवाज है। आप ऐसा कीजिए कि मेरे लिए एक उड़न खटोला बनवाइए और उसे महल की छत पर रखिए। मैं उसमें बैठकर पूरे राज्य का चक्कर लगाऊंगी और उसके अगले दिन मैं आपसे विवाह करूंगी। यही हमारी परंपरा है। अगले ही दिन राजा ने उस दोस्त को अपने महल बुला लिया और उससे उड़न खटोला बनाने को कहा। उसने राजा से 1 हफ्ते का समय लिया। फिर उसने एक उड़न खटोला बना दिया और राजमहल की छत पर रख दिया। इसके बाद उसने राजा से अपना इनाम भी ले लिया। अगले दिन तीनों दोस्त राजकुमार को निकाल लाए और महल की छत पर छिप गए। जब अंधेरा हुआ तो रानी भी आ गई और सभी उड़न खटोले में बैठकर अपने राज्य की ओर निकल पड़े और अपने राजमहल पहुंच गए। राजकुमार अपने पिता से मिला और बहुत खुश हुआ। महाराज ने राजकुमार को राज्य सौंप दिया। सारे राज्य में जश्न मनाया गया, लेकिन राजकुमार ने अपनी दोस्ती नहीं तोड़ी। दुख तकलीफ तो सह ली, पर अपने दोस्तों का साथ नहीं छोड़ा। दोस्तों, इस कहानी ने हमें सिखाया कि सच्चे दोस्त कभी साथ नहीं छोड़ते। राजकुमार ने कठिनाइयां सही, रानी ने त्याग किया और 4 दोस्तों ने अपने हुनर और समझदारी से असंभव को संभव बना दिया। कभी हालात बुरे हो सकते हैं, लेकिन अगर साथ हो सच्ची दोस्ती, विश्वास और धैर्य, तो हर संकट पार हो सकता है। इसलिए याद रखो, मुसीबत में जो साथ दे वही सच्चा साथी होता है। और सच्चाई, प्रेम और बुद्धि तीनों मिलकर अंधेरे में भी रास्ता बना देते हैं। जय हो सच्ची मित्रता की।